नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार एईडीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और अन्य फैक्ट्स। और सबसे खास बात, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो बिहार हिस्ट्री का एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर बताइए। हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम। नाम क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर हम देखें इसके संबंध में, चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा, महाराजा धीराज की। और इन्होंने किनसे शादी किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी के जो राजकुमारी थी, जो समस्तीपुर के आसपास का क्षेत्र है बिहार का, वहां के राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। क्योंकि इन्होंने अपने मगध पर, जो मगध राज्य था, मगध पर नियंत्रण मजबूत किया और गुप्त साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, स्वर्ण युग की नींव रखी। स्वर्ण युग का नींव कला और संस्कृति के मामले में और अन्य सभी मामलों में इन्होंने स्वर्ण युग का नींव रखा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने ये सही किया है तो याद रखिएगा आप एग्जाम रेडी हैं, आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगला देखिए, किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? यह ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? बताइए आंसर इसका सही क्या होगा? बिल्कुल सही। कौन किया था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो किस महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? अभी हमने बताया, चंद्रगुप्त प्रथम। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और विवाह अलायंस से शक्ति प्राप्त किया। जो अन्य राज्य थे उनके साथ विवाह किया, जिससे उनका अलायंस बन सके, यानी गठबंधन बन सके। इनसे इनको शक्ति प्राप्त था। वो जो जिन राज्यों से शादी होती थी वो इन्हें मदद करता था अन्य राज्यों के साथ लड़ाई करने में। और क्वाइन एविडेंस मिला है, जिसमें सिक्के के बहुत सारे साक्ष्य मिले इनमें। और इनमें जो था एम्पायर जो था, राज्य को मिलाने की बातें की गई है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला है। अभी स्कोर अगर आपका अच्छा है तो समझिए, अगर आप 2 में से 2 सही कर दिए, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर कहां का राज्य प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए, कुमार देवी से जो है विवाह कर कहां का राज्य प्राप्त किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बताइए। कुमार देवी से जो है, इसका आंसर आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। कहां का राज, कुमार देवी से जो विवाह कर कहां का राज्य प्राप्त किया? बताइए। ये बिल्कुल सही जो है वो है वैशाली का। आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। अगर हम देखें इसके संदर्भ में तो देखिए, इन्होंने लिच्छवी की ये प्रिंस थी और इन्होंने राजनीतिक अलायंस किया और मगध पर इन्होंने अधिकार किया कुमार देवी से विवाह करके। तो क्वेंस में जो है इसकी चर्चाएं की गई है और इनसे इनकी पावर काफी ज्यादा लिच्छवी राजकुमारी से शादी करने के कारण बढ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि के ने उसकी विजयों का वर्णन किया है? बताइए इसका आंसर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में देखिए, इतिहास का ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहते हैं, कौन सा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने उनकी विजयों का वर्णन किया है? बताइए आंसर इसका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हरिसेन। सही उत्तर क्या है? यह एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ये कौन थे हरिसेन? तो हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त का जो है वह दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के कौन थे? ये दरबारी कवि थे हरिसेन। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ये इंस्क्रिप्शन जो है, प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने ही लिखा है। इसमें जो है समुद्रगुप्त के जो विजय है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें अगर, तो वह है, अब लेवल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, देखिएगा ये लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान रखिएगा। और इस लेवल का ये क्वेश्चन अगर आप कर दिए तो समझिएगा आपकी तैयारी अच्छी है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को पराजित किया था? आंसर बताइए, कितने राजाओं को पराजित किया था? इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सी नंबर, क्या हो जाएगा? 12 राजाओं को पराजित किया था। अगर हम देखें, इन्होंने जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित जो किया उसे कहा गया दक्षिण पथ अभियान।
है ना। ये सैन्य प्रतिभा, इसका जो विस्तार में बताया गया वो किसमें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग शिलालेख में इसकी प्रमाण है। और इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर भारत में भी इन्होंने किया था। उत्तर भारत में जो इन्होंने किया था वो 9 राज्यों को किया था। अब देखिए ये दक्षिणापथ अभियान में जितने 12 राज्यों को जो पराजित किया था उन्हें वो राज्य वापस कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम वहां पर डायरेक्ट शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को जो अपने अधिकार में लिया तो उसको वो अपने अधिकार में हमेशा रखा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए देखा गया है? बताइए इसका आंसर। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए देखा? ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड भी पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को देखा गया कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया उसको सिक्कों पर। ये आपको एक इमेज दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन से शासक हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप देखें इसके संदर्भ में तो ये वीणा प्रकार का सिक्का था जिस पर सिक्के पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और ये जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया इससे संबंध होता है कि ये कला प्रेमी थे और ये गुप्त शासक थे। बहुत सारे ये प्रतिभावान योद्धा भी बेहतर बताए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में। और इसके अलावा वीणा वगैरह कला वगैरह में इनकी रुचि दिखाई गई, सांस्कृतिक रुचि का भी ज्यादा दिखाई गई है। इसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है यह बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को पराजित कर सकारी की उपाधि धारण की थी? बताइए इसका आंसर। देखिए ये जो है जो बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित कर सकारी की उपाधि धारण की? बताइए इसका आंसर। इन्होंने किसको हराया था? शक को हराया था। किसको हराया था? शक को हराया था। और इनको हराने के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो वह विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। तो देखिए ये शक को हरा करके विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। अगर हम देखें तो इसमें जो है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया और इनकी राजधानी कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा उज्जैन। इनकी राजधानी कहाँ था चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो वह था उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें वह क्या है? देखिए अगर आपको अभी ये लेवल अगर आपका यह पता था तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर, अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपका लेवल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र में कितने वर्ष बिताए थे? बताइए। देखिए ये ट्रेवलर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता रहा है एग्जाम में, जो ह्वेनसांग, फाहियान इन लोगों से रिलेटेड। तो ये कहाँ के यात्री थे? तो हमें पता है यहाँ पर चीनी यात्री थे और वो पाटलिपुत्र में कितने वर्ष बिताया था? सही उत्तर इसका बताइए। बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा 3 वर्ष। क्या होगा? 3 वर्ष। अगर हम देखें ये चाइना के ट्रेवलर थे और चाइनीज ट्रेवलर होने की वजह से अगर हम देखें ये कब किया था भ्रमण? वो गुप्त काल में भ्रमण किया था। और ये जो है पटना मगध गए थे, मगध में नालंदा गए थे, वहां बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था। ये पाटलिपुत्र में प्रवास भी किए थे और उस समय का जो सामाजिक स्थिति था पाटलिपुत्र का उसके संदर्भ में भी इन्होंने लिखा था। कमेंट में बताइए आपको यह पता था या नहीं था कि ये कितने वर्ष बिताए थे? क्या ये प्रश्न आपको पता था कि जो चीनी यात्री फाहियान है वह पटना में जो है कितने वर्ष, पाटलिपुत्र में कितने, पाटलिपुत्र यानी कि पटना तो पुराना नाम है पटना का, कितने वर्ष बिताए थे? तो 3 वर्ष। ये क्या आपको पता था? आप हमें बताइए कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न देखें अगर हम, ये जो है एजुकेशन से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे काफी बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? इन विच सेंचुरी वाज नालंदा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। बताइए इसका क्या होगा आंसर? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका है 5वीं शताब्दी। क्या है सही उत्तर? 5वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वह था कुमारगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। नालंदा जो था विश्व प्रसिद्ध स्थान था, यूनिवर्सिटी था पढ़ने के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और नालंदा कौन सा केंद्र हुआ था? बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे अलग अलग देशों से पढ़ने आते थे लोग, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, ये सब चीनी यात्री वगैरह भी यहाँ पर काफी ज्यादा पढ़ने आते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वह है कि इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि 5वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो वह 5वीं शताब्दी है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें देखिए इकोनॉमी से संबंधित भी प्रश्न आते रहे हैं। तो इकोनॉमी वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में समझ जाइए कि फिक्स है। गुप्त काल के दौरान राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर बताइए। सही उत्तर क्या है इसका?
गुप्त काल के दौरान राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही, इसको कहा जाता था दिनार भी कहा जाता था और रूपक भी कहा जाता था। यानी कि आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। दिनार जो होता था सोना का होता था, वहीं रूपक जो होता था वो किस चीज का, कौन सा सिक्का होता था राजकीय मुद्रा? वह होता था चांदी का। चांदी का रूपक और सोना का दिनार। इससे जो गुप्त काल था, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा विकसित हुई और यहाँ पर इन सिक्कों के चलाने से, राजकीय मुद्रा को चलाने से यहाँ का जो व्यापार है, व्यापार का काफी ज्यादा विकास हुआ। तो ये सिक्के का प्रमाण काफी ज्यादा मिलता है गुप्त काल में। अगर आपने 10 में से कितने सही किए हैं आप जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। देखिए इंस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे अभिलेख बेस्ड क्वेश्चन है वह जैसे प्रयाग प्रशस्ति हुआ, उनसे संबंधित अभिलेख, अब जो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं ये भी अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को, किसको? हूनों को बुरी तरह पराजित किया था? किस अभिलेख से पता चलता है? आंसर बताइए। सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख। ये जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें दिखाया गया कि हून को क्या किया था स्कंदगुप्त ने, वह पराजित किया था। ये मिलिट्री सक्सेस के रूप में भीतरी स्तंभ लेख में दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो है हिस्टोरिकल प्रूफ है। तो भीतरी शिलालेख जो है वह उसमें दिखाया गया है कि स्कंदगुप्त ने किसे पराजित किया है? हूनों को पराजित किया। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए ये जो है, अगर हम देखें इतिहास, तो इतिहास का ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन जो फंसाने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस काल के साहित्य में मिलता है? आंसर बताइए। कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस काल के साहित्य में मिलता है? जो कायस्थ है, ये कायस्थ किस शब्द का? ये कायस्थ एक जाति है जो बिहार में, ये इस शब्द का उल्लेख किस जो है काल के साहित्य में मिलता है? आंसर बताइए। सही उत्तर इसका क्या है? गुप्त काल के समय में। हम अगर देखिए कायस्थ के संदर्भ में, तो कायस्थ जो है ये एक प्रशासनिक वर्ग हुआ करता था जो गुप्ता के लिटरेचर जो थे, गुप्ता के जो साहित्य हुआ करते थे गुप्त काल के, उस साहित्य का लेखन किया करता था। इसके अलावा वो गुप्त काल के जो रिकॉर्ड थे उनको भी रखा करता था। तो ये एक प्रकार का सामाजिक समूह था या प्रशासनिक वर्ग कह सकते हैं। तो अगर ये गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अगर आपका तैयारी उतनी बेहतर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, गुप्त काल के पतन के बाद मगध में किस राजवंश का उदय हुआ? बताइए इसका आंसर। ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। गुप्त काल के पतन के बाद मगध में किस राजवंश का उदय हुआ? अगर आप ये क्वेश्चन, ये आंसर कर दिए तो समझ जाएगा कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है बीपीएससी के संदर्भ में। ये नेक्स्ट, ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ये बेहतर है। बताइए इसका आंसर, सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर बताइए इसके। देखिए गुप्त काल के पतन के बाद मगध में किस राजवंश का उदय हुआ? बताइए इसका सही। देखिए इसका हुआ उत्तर गुप्त वंश। किसका हुआ? उत्तर गुप्त वंश। बाद के जो लेटर परवर्ती गुप्त वंश हैं उसका उदय हुआ। ये जो लेटर गुप्ता थे, लेटर गुप्ता के संदर्भ में अगर देखें तो ये कौन से थे? ये एक जो वहां का क्षेत्रीय शक्ति है, मगध का क्षेत्रीय शक्ति था। और इसका इसी समय में जो है मगध का पतन काफी ज्यादा होने लगा, मगध पर नियंत्रण होने लगा। ये पतन का गुप्ता के चरण है ना। और इसे कहा जाता है ट्रांजिशन फेज, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के ट्रांजिशन फेज। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड है, बताइएगा। परवर्ती गुप्त शासक, उत्तर गुप्त शासक या परवर्ती गुप्त शासक भी नाम दे सकता है, याद रखिएगा इसे परवर्ती गुप्त शासक भी कहा जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बताइए। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यह रेयरली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यह। आंसर बताइए इसका। इसका सही उत्तर है कृष्णगुप्त। क्या हो जाएगा आंसर? कृष्णगुप्त इसका सही आंसर। देखिए ये जो थे इनके फाउंडर थे, कृष्णगुप्त जो थे उत्तर गुप्त वंश के फाउंडर थे और ये मगध पर शासन किए थे। ये गुप्त वंश के बाद वाले समय का है और ये क्षेत्रीय राजा हुआ करता था। ये क्वेश्चन टॉपर लेवल का है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी ये क्वेश्चन सही कर दिए तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। देखिए ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता रहा है। बताइए ये क्वेश्चन, मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? आंसर बताइए। वेयर डिड द रूलर्स ऑफ द मोखरी डायनेस्टी मेक देयर कैपिटल? आंसर बताइए कहां पर? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कन्नौज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कन्नौज। ये कन्नौज का इसकी राजधानी हुआ करती थी। मोखरी वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी हुआ करता था कन्नौज। मोखरी वंश काफी ज्यादा शक्तिशाली राजवंश था और ये उत्तर भारत में राज्य करता था। इनका संबंध किससे है? हर्षवर्धन से संबंधित है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि आप एग्जाम पास करें।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें वह क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल है। हर्षवर्धन के समय मगध का प्रशासन किसके नियंत्रण में था, आंसर बताइए। हर्ष काल में मगध का प्रशासन किसके नियंत्रण में था? अगर आप ये आंसर कर दिए तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। हर्षवर्धन के समय मगध का प्रशासन किसके नियंत्रण में था? सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है माधव गुप्त। किसके नियंत्रण में था? वह था माधव गुप्त के। माधव गुप्त जो है वह हर्ष का सामंत हुआ करता था। देखिए माधव गुप्त जो थे, हम अगर देखें तो वो किनके, हर्ष का क्या था, वो सामंत थे और वो मगध का प्रशासन संभाले हुए थे। तो इनका जो संबंध था, जो माधव गुप्त है उनका संबंध गुप्त वंश से ही माना जाता है। इनका क्षेत्रीय नियंत्रण बहुत मजबूत था। अब ये सामंत थे तो हर्ष के अधीन भी ये कार्य किया करता था। तो आंसर हो जाएगा माधव गुप्त। देखिए यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये भी ट्रेवलर बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा में किस आचार्य के सानिध्य में योग शास्त्र की शिक्षा ली थी? ध्यान रखिएगा योग शास्त्र के बारे में। वेनसांग कहाँ के रहने वाले थे? चीन के। और ये नालंदा में किस आचार्य के सानिध्य में योग शास्त्र का शिक्षा लिया था? सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? सही उत्तर है शीलभद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? शीलभद्र। ये वेनसांग के गुरु थे नालंदा में और ये कौन से किसकी जानकार थे? वो थे योग शास्त्र के ज्ञाता थे और ये बौद्ध विद्वान थे और नालंदा के ये उस समय में प्रिंसिपल भी हुआ करते थे। नालंदा के ये आचार्य थे। तो ध्यान रखिएगा नालंदा का आचार्य थे और बौद्ध विद्वान वेनसांग के गुरु थे और इसके अलावा वो किसका ज्ञाता थे? तो योग शास्त्र के ज्ञाता थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको ये पता था तो आपका 20 बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? देखिए यह हाई लेवल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? देखिए ये आंसर इसका क्या होगा? देखिए हर्ष के बाद जिस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली थी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, वह कौन थे? आदित्य सेन। ये आदित्य सेन जो है ये परवर्ती गुप्त शासक थे। ये काफी ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और ये अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। ध्यान रखिएगा ये क्या किए थे? अश्वमेध यज्ञ। और इनका प्रमाण जो है अभिलेख में मिलता है और ये मगध पर जो है इसका अच्छा खासा नियंत्रण था। नेक्स्ट प्रश्न जो आने वाला है, अब लेवल बढ़ने वाला है आपका। देखिए लेवल इसका जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किस वर्ष की थी? आंसर बताइए। पाल वंश की, ये टाइमलाइन क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। पाल वंश ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किस वर्ष की थी? आंसर बताइए। सही उत्तर इसका क्या होगा? वह है 750 एडी। कब किया था? 750 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगर हम देखें गोपाल ने कौन से वंश की स्थापना किया तो ध्यान रखिएगा ये पाल वंश का स्थापना किया था और गोपाल जो था वह चुना गया था किनके द्वारा? ध्यान रखिएगा जनता के द्वारा चुना गया था। और किन क्षेत्रों में पाल वंश पाया जाता है? तो पाल वंश जो है बिहार बंगाल क्षेत्रों में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? बिहार बंगाल क्षेत्र में पाल वंश पाया जाता है। इन्होंने बिहार बंगाल क्षेत्र में जो है बिहार बंगाल राजनीतिक स्थिरता लाया था और ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कौन से धर्म का? ये पूछा जाता है कई बार सवाल में कि किस धर्म का संरक्षण था, तो वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। और पाल वंश के जो धर्मपाल हैं वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है वह है बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के किस शासक, पाल वंश के शासक किस धर्म के महान संरक्षक थे? अभी हमने चर्चा किया किस धर्म के महान संरक्षक थे, तो वह कौन सा धर्म है? आंसर बताइए। सी नंबर, बौद्ध धर्म के। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कौन से जो संप्रदाय थे उसके समर्थक थे, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पाल वंश के शासक किस धर्म के महान संरक्षक थे, तो वह बौद्ध धर्म के थे। और बौद्ध धर्म का क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला में भी और नालंदा वगैरह में भी दान देने का दान दिया है, तो देखिए ये महायान बौद्ध धर्म का समर्थन था। कौन से धर्म का था? बौद्ध धर्म में भी किसका? महायान बौद्ध धर्म का समर्थक था। ये नालंदा का संरक्षण भी किए थे। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी उनका स्थापना किया था जो भागलपुर के क्षेत्रों में है और इसका काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव था। इनके समय में बौद्ध शिक्षा का काफी ज्यादा विस्तार हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कौन से बौद्ध धर्म में भी? महायान, हीनयान का नहीं, महायान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आने वाला जो 5 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने कहां की थी? आंसर बताइए। कहां की थी इसका उस समय में नाम कहा जाता अंतिचक। क्या कहा जाता था? अंतिचक, जिसे अभी कहते हैं वर्तमान में भागलपुर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल शासक। कौन से पाल शासक? वह धर्मपाल ने किया था। और कहां पर किया था? अंतिचक में, जिसे अभी हम वर्तमान में कहते हैं भागलपुर क्षेत्र। तो यहां पर अगर हम देखें, इन्होंने गंगा के पास स्थित है ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में, और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ तिब्बत से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। तो यह लोकेशन एग्जाम में आता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने दी थी? आंसर बताइए। अगर आप ये आंसर बता दिए, इसका मतलब है कि आपका तैयारी बहुत हाई लेवल का है, फिर आपको बीपीएससी में कोई पास होने से रोक नहीं सकता। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने दी थी? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, गुजराती कवि थे सोढल। कौन थे? सोढल। तो बी नंबर इसका होगा, सोढल। ये गुजराती कवि थे। ये धर्मपाल की प्रशंसा काफी ज्यादा किया है और उसमें उन्होंने इन्हें जो है उत्तर भारत का स्वामी कहा है। इसके साहित्यिक स्रोत भी हैं और काफी ज्यादा इसके ऐतिहासिक महत्व है। यह रेयर क्वेश्चन है, बहुत दुर्लभ में दुर्लभतम क्वेश्चन है, जो आपको जल्दी कहीं भी आपको बुक्स में भी जल्दी नहीं मिलेगा। ये एक बुक है, उसमें मिलता है। आप जब काफी सारे बुक पढ़ेंगे तब आपको काफी सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, उनसे बीपीएससी ने निकाल करके क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये काफी सारे अलग अलग बुक्स के का रेफरेंस लेकर के बीपीएससी पूछा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच हुआ था? बताइए, कौन से तीन राजवंश थे जिनके बीच त्रिपक्षीय, नाम ही है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किन तीन राजवंश के बीच, और ये किसके लिए हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। पहले देखते हैं किन तीन राजवंशों के बीच हुआ था। तो वह था कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। देखिए, अगर हम देखें, यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कन्नौज के लिए संघर्ष किया, क्योंकि काफी उपजाऊ क्षेत्र था, काफी ज्यादा जो है बेहतरीन क्षेत्र था, जिस पर अगर कोई भी शासन अगर उसे कर लेगा वहां पर, तो वो राज्य काफी ज्यादा धनाढ्य हो जाता। ये तीन शक्तिशाली वंश थे, वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। ये उत्तर भारत पर नियंत्रण रखने के लिए कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ था और ये लंबे समय तक चला था। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह है पाल काल में मूर्ति कला के प्रसिद्ध कलाकार धीमन और विठपाल कहाँ के निवासी थे? बताइए ये आंसर। धीमन और विठपाल ये मूर्ति कला के प्रसिद्ध कलाकार थे पाल कला में। ये कहाँ के निवासी थे? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा। ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे और ये पाल काल के समय में थे। ये मूर्ति कला विशेषज्ञ हुआ करते थे। इनका बौद्ध पर काफी ज्यादा प्रभाव था। बौद्ध प्रभाव था। कौन सा प्रभाव था? ध्यान रखिएगा, बौद्ध प्रभाव था। ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध प्रभाव था और कला का इस समय में काफी ज्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ये बहुत ज्यादा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये आर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कभी मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांव दान में दिए थे? आंसर बताइए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांव जो है वह दान में दिया था? आंसर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आंसर बताइए, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांव दान में दिए थे? सही आंसर है 200 गांव। कितना है? 200 गांव। ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। ये आर्थिक सहयोग के रूप में की गई थी और बौद्ध धर्म के समर्थन के रूप में ऐसा किया गया था। इसके अभिलेखीय प्रमाण है। अब हार्ड आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए, बिहार के किस गुप्तकालीन मंदिर में, कौन से समय का मंदिर? गुप्तकालीन मंदिर में, ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिरों में गिना जाता है। बिहार के किस गुप्तकालीन मंदिर को ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिरों में गिना जाता है? आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सही बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर बताइए। बोध गया का महाबोधि मंदिर जो ईंटों से निर्मित की गई है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। कब का है? ये गुप्तकालीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और ये बौद्ध स्थल है। जो महाबोधि मंदिर है यह बौद्ध स्थल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में कि इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है ना। जो महाबोधि मंदिर है इसको यूनेस्को हेरिटेज में यह शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपोर्टेंट। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? किसकी उपाधि? परम भागवत की उपाधि धारण प्रथम गुप्त शासक कौन था?
आंसर बताइए इसका। बिल्कुल ये ट्रिकी क्वेश्चन है। परम भागवत की उपाधि धारण कर प्रथम गुप्त शासक वह कौन था? वह था समुद्रगुप्त। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर हम देखें ये जो समुद्रगुप्त हैं वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैसे अधिकांशतः जो हमारे गुप्त काल के जो शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के गुप्त काल के। दूसरा ये इसका जो प्रमाण है किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति प्रमाण है जो इलाहाबाद में स्थित है। इसके अलावा ये शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, धार्मिक सहिष्णुता में काफी विश्वास रखते थे और ये विस्तार नीति का काफी ज्यादा पालन किया करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, महेश्वर प्रकार के सिक्के गुप्त काल में बिहार के किस जिले से महेश्वर प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? आंसर बताइए। बिल्कुल सही इसका आंसर आप बता रहे हैं वैशाली। गुप्त काल में बिहार के किस जिले से महेश्वर प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताइए किस जिले से? तो वह है वैशाली। ये गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं और ये जो सिक्का महेश्वर प्रकार का नाम ही है ये किससे संबंधित लग रहा है? बिल्कुल शिव से। तो ये शिव से संबंधित है और ये बिहार क्षेत्र में स्थित है और इसका पुरातात्विक प्रमाण भी मिला है। तो महेश्वर प्रकार के सिक्के जो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा के विजयों का वर्णन ऐसे किससे जोड़ा जाता है? आंसर इसका बताइए आप। मेहरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक राजा के विजयों का वर्णन है, इसे किससे जोड़ा जाता है? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त। ये दिल्ली में स्थित है और ये जंग रहित लोहा है, मेहरौली लौह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता है ना। और ये गुप्त कालीन है। इसमें जो है इसमें चंद्र नामक राजा जो हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके जो है विजयों का काफी ज्यादा वर्णन किया गया है। तो ये जीके और साइंस दोनों के लिए है ये प्रश्न है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फायन के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का माध्यम क्या था? बताइए आंसर। आपने 30 में कितना प्रश्न सही किया है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फायन के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का माध्यम क्या था? आंसर बताइए। बिल्कुल कौड़ियां। क्या था विनिमय का? विनिमय का मतलब क्या? एक्सचेंज करना, यानी अदला बदली करना। कोई सामान देते हैं तो उसके बदले में जो मिलता था। गुप्त काल में विनिमय का माध्यम क्या था? वह था कौड़ियां। छोटा जो लेन देन किया जाता था उसके लिए कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो गांव था उस समय का जो गुप्त काल में, वहां की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी कौड़ी, और ये एक सरल प्रणाली था। इसका काफी ज्यादा छोटे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये व्यापार में काफी ज्यादा उपयोग होता था। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह है नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का एक कारण मिहिर कुल का आक्रमण माना जाता है, वह किस जाति का था? अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर कर दिए तो समझ जाइएगा कि आप बहुत अच्छे से एकदम पूरे तैयारी करने के लिए आप लग चुके हैं। आप इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर स्तर पर जा रही है। बताइए इसका आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का एक कारण मिहिर कुल का आक्रमण माना जाता है, वह किस जाति का था? बिल्कुल, ये जो है काफी बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। आंसर इसका है हून। किस जाति का था? वह हून जाति का था। ये हून आक्रमणकारी थे मिहिर कुल। ये किनके पुत्र थे? तो ये तोरमन के पुत्र थे। मिहिर कुल किनके पुत्र थे? ध्यान रखिएगा, तोरमन के पुत्र थे। और ये बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा विरोधी हुआ करता था। इन्होंने उत्तर भारत में आतंक फैलाया था और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी था। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको यह पता था तो यानी आपका हिस्ट्री बहुत शानदार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने गौड़ के शासक को पराजित किया था? गौड़ कहां? बंगाल। यह थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है, बताइए किस गुप्त शासक ने, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने गौड़ के शासक को पराजित किया था? बताइए। बिल्कुल सही, महासेन गुप्त। कौन थे ये? परवर्ती गुप्त शासक थे महासेन गुप्त। इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और काफी ज्यादा शक्ति प्रदर्शन भी किया था और ये क्षेत्रीय संघर्ष में भी शामिल हुए थे जो राज्यों के, और इन्होंने इसे मगध पर नियंत्रण रखा था। अगला क्वेश्चन ट्रिकी है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? इसका आंसर बताइए आप। एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तक का क्या नाम था? आंसर बताइए। धर्मगंज, रत्नसागर, रत्नदधी या उपरोक्त सभी? आंसर बताइए।
बिल्कुल, ये नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय है ये 3 भागों में विभाजित था। पुस्तकालय कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। वह कौन था? एक था धर्मगंज, दूसरा था रत्न सागर और तीसरा था रत्न दधी। ये एक बहुत बड़ा विशाल पुस्तक संग्रह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उपरोक्त सभी नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तक का नाम था धर्मगंज, रत्न सागर और रत्न दधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन ने मगध के किस शासक को अपना मित्र और सामंत बनाया था? हर्षवर्धन ने मगध के किस शासक को अपना मित्र और सामंत बनाया था? आंसर बताइए। बिल्कुल, हर्षवर्धन ने मगध के जो थे माधव गुप्त, उनको अपना जो है मित्र और सामंत दोनों बनाया था। हमने अभी पीछे चर्चा भी किया था। ये हर्ष का सामंत था और ये मगध का प्रशासन संभाला था। तो ये किससे जुड़े हुए थे? गुप्त वंश से जुड़े हुए थे। और अगर हम देखें, ये क्षेत्रीय नियंत्रण क्या था और हर्ष के अधीन ये काम भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा देखिए लेवल हार्ड होगा। वेनसांग के अनुसार मगध का वह कौन सा शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ये बहुत बार पूछा जाता है। मगध का वह कौन सा शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? आंसर बताइए। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा शशांक। शशांक कहाँ का शासक था? तो गौड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? गौड़ का शासक था। फटाफट देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट है। ये गौड़ के शासक हुआ करते थे शशांक, और ये बौद्ध धर्म के विरोधी हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने वेनसांग ने इसकी चर्चा किया है और धार्मिक संघर्ष इसके कारण हुआ और इसका प्रभाव मगध पर काफी ज्यादा पड़ा था। इन्होंने बोधि वृक्ष को जो थे शशांक ने बोधि वृक्ष को क्या किया? कटवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए, गुप्त काल में भुक्ति का अर्थ क्या था? बताइए। गुप्त काल में भुक्ति का अर्थ क्या था? यह एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, बताइए इसका। सही उत्तर भुक्ति का क्या अर्थ है? यह है प्रांत। क्या होगा इसका आंसर? प्रांत। ये प्रशासनिक इकाई था। राज्य का जो विभाजन किया गया था वो प्रांत में किया गया था और अधिकारियों की इसमें नियुक्ति होती थी। ये शासन इससे आसान हो जाता था। ये जिला से ऊपर की इकाई, जैसे अभी हम कहते हैं देश को किसमें बांटा गया है? राज्यों में। उसी तरह जो उसका जो गुप्त काल था, गुप्त काल को किसमें बांटा गया था? तो वह प्रांत में। जैसे राज्य को राज्य में बांटा गया वैसे ही प्रांत में। ये जिला से ऊपर का जो था प्रशासन शासन इकाई था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह है बिहार के किस स्थान से अश्वमेध प्रकार के गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले? अगर ये बताइए, अश्वमेध प्रकार के सिक्के कहां से? ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है। बताइए, बिहार के किस स्थान से अश्वमेध प्रकार के गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं? आंसर इसका क्या होगा? वैशाली। आंसर क्या होगा? वैशाली। ये गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का इसमें मिला है। ये अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था शक्ति के प्रदर्शन के लिए, और ये बिहार के क्षेत्रों से प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखें अगर हम, तो वह कौन सा है? पाल शासक धर्मपाल ने किस प्रतिहार शासक से युद्ध किया था? बताइए इसका आंसर। पाल शासक धर्मपाल ने किस प्रतिहार शासक से युद्ध किया था? इसका आंसर बताइए। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए किनसे? पाल शासक धर्मपाल ने किससे किया था? वत्सराज से। वत्सराज कौन से शासक थे? प्रतिहार शासक हुआ करते थे। ये किसके लिए युद्ध किया गया था? कन्नौज के लिए युद्ध किया गया था। कन्नौज के लिए युद्ध कौन कौन से शासक के बीच हुआ था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पीछे आपको बताया, देखते हैं कितना आपको याद है। पाल, प्रतिहार और तीसरा कौन था? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि पाल, प्रतिहार और तीसरा कौन सा था। ठीक है ना, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धर्मपाल के बाद पाल वंश का अगला महान शासक कौन था? धर्मपाल के बाद कौन अगला महान शासक था? ध्यान से सुनिएगा, धर्मपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन था? आंसर, इसका आंसर होगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। देवपाल जो था, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक हुआ करता था और ये विदेशों से काफी अच्छे संबंध भी बनाए रखे थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था। पाल साम्राज्य के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के ही संरक्षक थे। इनके समय में पाल साम्राज्य बहुत ऊंचाई पर पहुंचा था। किनके समय में? तो वह देवपाल के समय में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आने वाला है इंपोर्टेंट प्रश्न, सोमपुरी महाविहार का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया था? आंसर बता दीजिए। देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का ये प्रश्न है जो हमारे कला एवं संस्कृति से पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोमपुरी महाविहार का निर्माण किस पाल शासक ने कराया था? ये कौन करवाया था? वह था धर्मपाल। ये जो सोमपुरी महाविहार है कहां पर स्थित है? तो अभी के बांग्लादेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सोमपुरी महाविहार कहां पर है? अभी के बांग्लादेश में स्थित है और ये बौद्ध शिक्षा का
केंद्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है। ये यह बहुत बड़ा विशाल परिसर है, इसको भी यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप टॉपर जोन में हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं अगर आप यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य दिनगाग, है ना, बताइए दिगनाग किस विषय के ज्ञाता थे, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य जो दिगनाग हैं वह किस विषय के ज्ञाता थे, आंसर बताइए इसका। यह क्वेश्चन मुख्यतः स्कॉलर से जुड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध आचार्य किनके बारे में पूछा जा रहा है, दिगनाग के बारे में। किनके बारे में, दिगनाग के बारे में, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, दिगनाग के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे इसका आंसर आप बताइए, है ना, क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। किसके कौन से विषय के ज्ञाता थे, बताइए। ये तर्कशास्त्र के। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर, तर्कशास्त्र। क्या हो जाएगा इसका, बी तर्कशास्त्र का, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह कौन है। देखिए ये जो दिगनाग थे, दिगनाग के संदर्भ में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम दिगनाग का देखें तो ये किस विषय के ज्ञाता, नालंदा प्रसिद्ध दिगनाग ये तर्कशास्त्र के ज्ञाता थे। कहाँ के आचार्य थे ये, नालंदा विश्वविद्यालय के। ज्ञान मीमांसा में इनका काफी ज्यादा योगदान था, जो नालंदा, और ये तर्कशास्त्र के विशेषज्ञ थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बिहार में पाल कला की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्ट इन बिहार, बताइए आंसर। पाल कला की मुख्य विशेषता क्या है, ये भी आर्ट एंड कल्चर से है। देखिए पाल कला की सबसे मुख्य विशेषता है कांस्य की मूर्तियां, जो कांसे हैं, ब्रॉन्ज इमेजेस, जो कांसा का मूर्ति इस समय में बनाया जाता था। और कांसा का किसका ज्यादातर मिला है, तो वो बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है, तो बौद्ध बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का काफी ज्यादा मूर्ति बनता है। ये सूक्ष्म और सुंदर शिल्पकला है, और बिहार और बंगाल क्षेत्र में ये काफी ज्यादा विकसित हुई है, और इसकी अभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। ये आर्ट वाले क्वेश्चन को कभी भी ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट है, पाल काल में व्यापारिक लेन देन के लिए किस मुद्रा का प्रयोग होता था, ये इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है। पाल काल में व्यापारिक लेन देन के लिए किस मुद्रा का प्रयोग होता था, सही आंसर बताइए। द्रम और कौड़िया, आंसर क्या हो जाएगा, द्रम और कौड़िया। अगर हम देखें, द्रम जो था इसका मुख्य मुद्रा था, और कौड़ियों का भी, द्रम जो था ये मुख्य मुद्रा था, वहीं कौड़ियों का भी उपयोग होता था छोटे लेन देन के लिए, है ना। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित था, और व्यापारिक प्रणाली इसमें काफी ज्यादा विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वह किस अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि होती है, बताइए इसका आंसर। किस अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि होती है, बताइए इसका आंसर। सही उत्तर है अप्सर लेख। क्या है आंसर सही, अप्सर लेख। कहां से ये मिला है, कहां पर, नवादा में स्थित है, ये नवादा जिला में स्थित है अप्सर लेख। ये जो अप्सर लेख है, इसके बारे में अगर देखें तो ये अभिलेखीय प्रमाण है, और परवर्ती गुप्त शासक के बारे में लिखी गई है, और इसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। यह एग्जाम में, यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुप्त काल में अपरिवर्तनशील भूमि कर क्या कहलाता है, आंसर बताइए। गुप्त काल में अपरिवर्तनशील भूमि कर क्या कहलाता है, आंसर इसका बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर। अगर आपका ये आंसर सही हो गया, समझिए आपका हिस्ट्री का लेवल बहुत हाई लेवल है, और ये खास करके नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में अपरिवर्तनशील भूमि कर क्या कहलाता है, देखिए गुप्त काल में भूमि कर क्या कहलाता है, वह है उद्रंग। आंसर क्या हो जाएगा, उद्रंग। उद्रंग क्या है, वह है जो लैंड टैक्स है, भूमि कर, वो ली जाती थी। तो ये जो लैंड टैक्स अगर हम देखें इसके संदर्भ में, तो ये कृषि आधारित आय हुआ करता था उद्रंग, और ये भूमि से वसूला जाता था, और ये प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा हुआ करता था, और नियमित रूप से ये जो है वसूला जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, उद्रंग, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फायन ने पाटलिपुत्र के किस शासक के महल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। फायन ने पाटलिपुत्र के किस शासक के महल को देवताओं के द्वारा निर्मित बताया था, आंसर बताइए। टेबलर बेस्ड क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका क्या होगा, अशोक। क्या होगा, अशोक। ये पाटलिपुत्र में जो इनकी स्थित, जो कदम कुआं में स्थित महल है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ये मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है, और ये बहुत ही बेहतरीन महल की बात की गई, अत्यंत बहुत संरचना की बातें की गई है। तो फायन कहाँ के थे,
ट्रेवलर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ के ट्रेवलर थे। धर्मपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए लोकेशन। पाल शासक धर्मपाल जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, कहाँ पे किया था, वह किया था मुंगेर में, गंगा नदी के किनारे मुंगेर में किया। ये एक रणनीतिक स्थान था जहां से आसानी से युद्ध किया जा सकता था और प्रशासनिक सुविधा के लिए भी की गई थी और राजनीतिक नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी किया गया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी मैं जीएस की क्वेश्चन आपके सामने जीएस का वीडियो लेकर के आऊं वो आप मिस ना कर सकें। मैं आपको एक बेहतर लेवल तक तैयारी पर के लिए ले जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक से संबंधित है, बताइए। नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक से संबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल में लेकर के आऊँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी उसका थ्योरी बेस्ड, तो आप बताइए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वह भी लेकर के आपके लिए आऊंगा। नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक से संबंधित है, सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। सही उत्तर है देवपाल। क्या हो जाएगा, देवपाल। ये देवपाल कौन थे, कहाँ के कौन से शासक थे, पाल शासक थे। और इन्होंने ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें दान का उल्लेख किया गया, नालंदा को समर्थन देने की बातें की गई है, ठीक ना। सोर्स याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा है, गुप्त काल के बाद मोखरी और परवर्ती गुप्त के बीच जो है संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, बताइए। क्या कारण था गुप्त का, बिहार में मोखरी और परवर्ती गुप्त के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। धार्मिक विवाद या मगध पर वर्चस्व या व्यापारिक मार्ग या विवाह संबंध, बताइए। पॉलिटिकल संघर्ष वाला है ये क्वेश्चन। मगध पर वर्चस्व के लिए बिहार में मोखरी और परवर्ती गुप्त के बीच काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। ये सत्ता के लिए संघर्ष की गई थी ताकि क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, वह है पाल शासक धर्मपाल के समय सुमात्रा के किस राजा ने नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी, है ना। अंतिम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। पाल शासक धर्मपाल के समय सुमात्रा के किस राजा ने नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी, वह कौन है, बालपुत्र देव। कौन है, बालपुत्र देव। अगर हम बालपुत्र देव के बारे में जाने तो ये जो थे उस समय में सुमात्रा कहलाता था श्री विजय। कौन सा जगह कहलाता था, श्री विजय। श्री विजय का शासक हुआ करता था। और ये किसके समय में था, पाल शासक किसके समय में, वह था देवपाल के समय में। और ये किसके, नालंदा से संबंधित है। वहां पर नालंदा के जगह पर ये अपना जो नालंदा को दान करने के लिए मांगा गया था अनुमति। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बालदेव पुत्र। इनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये प्रमाण मिलता है। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं तक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मेडाइवल, जो बिहार के इतिहास के मेडाइवल है, उसको लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।